मूवी की शुरुआत में हमें सुपरस्टार सूर दिखाया जाता है। सूर ने अभी तक बहुत सारी ब्लॉकबस्टर मूवीज दी हैं। इस समय वो अपनी 100वीं फिल्म सोवी पर काम कर रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर आज आकर सूर से शूटिंग रोकने को कहता है क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी हो गई है। 100वीं मूवी पूरी करने के लिए अभी भी 3 करोड़ रुपए और चाहिए। लेकिन सूर की ये नई फिल्म किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदने से मना कर दिया है क्योंकि उसकी कुछ पिछली फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी हैं और अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। पैसों की कमी की वजह से फिल्म को बीच में ही रोकना पड़ रहा है। सूर बहुत अपसेट हो जाता है। वो घर आकर अपने अवार्ड्स को देखने लगता है। उसका एक अवार्ड पहले भीड़ में गिरकर टूट गया था, लेकिन सूर ने वो टूटा हुआ अवार्ड भी संभाल कर रखा हुआ है क्योंकि उसके लिए ये उसकी अचीवमेंट की निशानी है, चाहे वो टूटा हुआ ही क्यों ना हो। फिर सूर पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने पुराने प्रोड्यूसर दोस्त नायक को कॉल करता है। सूर ने पास्ट में नायक के लिए बहुत सी हिट फिल्में की हैं, तो उसे पूरा भरोसा है कि नायक मदद करेगा। नायक हेल्प के लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर। वो चाहता है कि सूर उसकी नई मूवी में फादर का रोल करे। सूर को ये बात बहुत बुरी लगती है कि अब उसे हीरो से सीधा साइड कैरेक्टर यानी पिता का रोल करना पड़ेगा। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अगली बार न्यूज़ में आता है कि सूर की 100वीं फिल्म पैसों की कमी की वजह से बंद हो गई है और सूर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। सूर और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। उसके घर के बाहर उन डिस्ट्रीब्यूटर्स की लाइन लग जाती है जिन्होंने अभी तक 100वीं फिल्म में इन्वेस्ट किया था। अब सूर को उनके पैसे वापस करने होंगे। सूर के पास अपना घर और गाड़ी बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन उसका मैनेजर विष्णु उसे ये करने से रोकता है। विष्णु कहता है कि सूर की इज्जत और रुतबा सोसाइटी में इसी लाइफस्टाइल से है। अगर वो ऐसे कंगाल हो गया तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए सूर मजबूरी में नायक की मूवी में फादर का रोल करने के लिए मान जाता है ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स के पैसे वापस कर सके। तभी सूर को पता चलता है कि किसी फैन ने उसके अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। सूर शॉक हो जाता है कि 3 करोड़ की इतनी बड़ी हेल्प कौन फैन कर सकता है। बैंक से पता चलता है कि ये पैसे किसी सागर ने ट्रांसफर किए हैं। अब सूर सागर से मिलकर उसे थैंक यू बोलना चाहता है क्योंकि सागर ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है। सूर अंजी को अपने पास बुलाता है। अंजी सूर फैन एसोसिएशन चलाता है, तो शायद उसे सूर के इस फैन के बारे में कुछ पता हो। अंजी सागर के बारे में जानता भी है और वो उसका पास्ट बताना शुरू करता है। सागर तब छोटा बच्चा था और अपने पापा के साथ सूर की मूवी देखने आया था, लेकिन वहाँ टिकट ही नहीं मिल रही थी। जब उसके पापा ने टिकट लेने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि टिकट सिर्फ उनको मिलती है जो सूर के लिए कोई काम करते हैं, जैसे बैनर या पोस्टर बनाना। तब सागर ने अपनी टी-शर्ट निकाली और उस पर आंध्रा किंग लिखकर लटका दी ताकि वो सूर के लिए कुछ काम करता हुआ दिखे। इस तरह सागर को टिकट मिल गई। सागर बचपन से ही सूर का बड़ा फैन है और आंध्रा किंग वाला टाइटल भी उसी ने सूर को दिया था। ये सब सुनने के बाद प्रेजेंट में सूर अंजी के साथ सागर से मिलने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उन्हें एक बुरी खबर मिलती है। सूर के फैंस ने उस रिपोर्टर का हाथ तोड़ दिया था जिसने ये न्यूज़ छापी थी कि सूर का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अब सारे रिपोर्टर्स रोड पर बैठकर इंसाफ मांग रहे हैं। सूर को लगता है कि पहले अपने फैंस की हुई गलती को ठीक करना जरूरी है, इसलिए वो सबसे पहले रिपोर्टर ईश्वर से मिलकर माफ़ी मांगने जाता है। सूर के फैंस ने जो किया वो गलत था। वहां जाकर पता चलता है कि ईश्वर खुद भी सूर का बड़ा फैन है। सूर पूछता है कि फिर उसने इतनी नेगेटिव न्यूज़ क्यों छापी। ईश्वर बताता है कि वो लोगों को ये समझाना चाहता था कि सूर भी उनकी ही तरह एक इंसान है और उसके पीछे इतनी अंधी फैन फॉलोइंग रखना सही नहीं है। अभी ईश्वर भी सूर के बारे में बताने लगता है। सागर और ईश्वर दोनों अच्छे दोस्त हैं। ईश्वर बताता है कि सागर अब बड़ा हो चुका है। आज सूर की नई फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो सागर अपने दोस्त के साथ थिएटर के बाहर ही उसका सेलिब्रेशन कर रहा था। तभी कुछ हेटर्स आकर सूर का पोस्टर गिराने लगते हैं और बोलते हैं कि ये फिल्म भी फ्लॉप हो जाएगी। नई फिल्म की रील भी अभी तक थिएटर तक नहीं पहुंची थी। ये सब सुनकर सागर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पोस्टर को गिरने से बचा लेता है, फिर हेटर्स से लड़ाई करता है और गुस्से में थिएटर पर ही निकालने लगता है। सागर थिएटर का कांच तोड़ देता है और उसी दौरान महालक्ष्मी को चोट लग जाती है। थिएटर का मालिक और महालक्ष्मी का पापा पुरुषोत्तम सागर जैसे पागल फैन को जेल भिजवा देता है ताकि उसे प्रॉपर्टी डैमेज करने की सही सजा मिले। पुलिस सागर और ईश्वर दोनों को अरेस्ट कर लेती है। सागर को महालक्ष्मी को देखते ही उससे प्यार हो जाता है और वो जेल में बस उसी के बारे में सोचता रहता है। ईश्वर उसको समझाता है कि आगे से फाइट मत किया कर। तभी सागर के पापा आकर दोनों की जमानत करा देते हैं। सागर जेल से छूटते ही सबसे पहले सूर की फिल्म देखता है और फिर सीधा अपने गांव चला जाता है। सागर का गांव काफी गरीब है। वहां जाने के लिए नदी को बोट से पार करना पड़ता है। उनके गांव में अभी तक बिजली भी नहीं आई है।
रात को बच्चे अंधेरे में कहीं गुम ना हो जाएं, इस डर से बच्चों के गले में घंटियां बांध रखी हैं। यहाँ सब लोग मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। नेक्स्ट डे सागर कॉलेज जाता है। कॉलेज में फिर से वही सूर के हेटर्स सागर को परेशान करने लगते हैं, ये बोलकर कि सूर की फिल्म तो फ्लॉप हो गई। सागर के पास उनसे फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तभी सागर को महालक्ष्मी दिखती है, जिसका अभी नया एडमिशन हुआ है। उसे देखते ही सागर रुक जाता है, लेकिन प्रिंसिपल बाकी लड़कों को छोड़कर सिर्फ सागर और ईश्वर को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देता है। क्योंकि ये दोनों गरीब हैं तो पूरी फाइट का ब्लेम इन्हीं पर डालकर इन्हीं को सजा दे दी जाती है। सागर और ईश्वर को कुछ दिन तक लाइब्रेरी से लेकर कैंटीन तक सब साफ करना होगा। सागर ये पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। एक दिन कैंटीन में सागर को फिर से महालक्ष्मी दिखती है। सागर पहले तो उसे लगी हुई चोट के लिए सॉरी बोलता है, फिर दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देते हैं। महालक्ष्मी सागर की बात समझ जाती है और दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर सागर अपने दोस्तों के साथ सूर की मूवी देखने आता है, लेकिन पुरुषोत्तम ने सागर की एंट्री बैन कर दी थी क्योंकि वो वायलेंट है। अब सागर महालक्ष्मी से टिकट के लिए हेल्प मांगता है। अगर सागर को सूर की मूवी की टिकट नहीं मिली तो उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि सागर सूर का कितना बड़ा फैन है। इसलिए महालक्ष्मी सागर को टिकट दिला देती है। फिल्म देखने के बाद सागर महालक्ष्मी को थैंक यू बोलता है। तब महालक्ष्मी सागर से पूछती है कि वो सूर का इतना डायहार्ड फैन क्यों है, सूर ने उसे ऐसा क्या दे दिया कि वो इतना बड़ा फैन बन गया। तब सागर अपने बचपन का एक इंसिडेंट बताता है। एक बार उसके पिता उसे सिटी के स्कूल में एडमिशन कराने लाए थे। उन्होंने टीचर के सामने सागर की तारीफ भी की थी कि वो बहुत अच्छा श्लोक सुनाता है, लेकिन जब सागर क्लास में गया तो वो डर गया और कुछ भी नहीं बोल पाया। टीचर ने सागर के पिता और उनके गांव का खूब मजाक उड़ाया और एडमिशन भी नहीं दिया। सागर के पापा ने भी उसे बहुत डांटा क्योंकि उनकी इंसल्ट हो गई थी। उसी दिन सागर ने सूर का एक गाना सुना जिससे उसे मोटिवेशन मिली। उस गाने की वजह से वो अपने डर को फेस कर पाया और बाद में उसी स्कूल में जाकर श्लोक सुनाया और एडमिशन भी ले लिया। तब से सागर सूर को अपना आइडल मानता है और उसके गानों और मूवी से इंस्पायर होता है। सागर की ये बातें सुनने के बाद महालक्ष्मी को समझ आता है कि सागर इतना बुरा लड़का नहीं है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। महालक्ष्मी अपने वॉकमैन में सागर को सूर के नए गाने सुनाती रहती है, लेकिन तभी फिर से वही हेटर्स आकर सागर को तंग करने लगते हैं और सूर की मूवीज के बारे में गलत बातें करने लगते हैं। इस बार तो हेटर्स महालक्ष्मी का वॉकमैन भी तोड़ देते हैं। सागर उनसे फाइट करने ही वाला होता है, लेकिन महालक्ष्मी उसे रोक लेती है, क्योंकि अगर सागर लड़ेगा तो सजा फिर सिर्फ उसी को मिलेगी, उन लड़कों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए सागर फाइट नहीं करता, बस टूटा हुआ वॉकमैन उठाकर उसे ठीक करने के लिए ले जाता है। रात को जब सागर वॉकमैन ठीक कर रहा होता है, तभी ईश्वर आता है और उसे महालक्ष्मी से दूर रहने को कहता है। वो कहता है कि महालक्ष्मी बहुत रिच है, आगे चलकर प्रॉब्लम सागर को ही होगी। लेकिन सागर अब कन्फेस करता है कि वो महालक्ष्मी से प्यार करने लगा है और अब उससे दूर नहीं रह सकता। नेक्स्ट डे सागर वॉकमैन रिटर्न करने और मेले में इनवाइट करने महालक्ष्मी के घर जाता है, लेकिन महालक्ष्मी का भाई उसे बीच में ही रोक लेता है। सागर बस वॉकमैन वापस करने और उसे गांव के मेले में बुलाने आया था, लेकिन वो उससे मिले बिना ही वापस लौट जाता है। फिर भी सागर मेले में महालक्ष्मी का इंतजार करता रहता है। वहीं उसे पता चलता है कि पास के गाँव में सूर अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आया हुआ है, तो सागर शूटिंग देखने निकल पड़ता है। उधर महालक्ष्मी भी मेले में आ जाती है, लेकिन वो सागर को रोकती नहीं, बल्कि खुद उसके वापस आने का वेट करने लगती है। सागर जब शूटिंग वाली जगह पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि सूर को मीठे केले खाने हैं, लेकिन वहां उन्हें केले नहीं मिल रहे। सागर सूर के लिए केले खरीदने निकल जाता है, लेकिन रास्ते में फिर वही हेटर बुली बॉयज मिल जाते हैं और सागर को मारने लगते हैं। इस बार सागर उन्हें अच्छे से सबक सिखाता है और फिर शूटिंग वाली जगह वापस लौटता है, लेकिन तब तक सूर जा चुका होता है। सागर वो केले प्रोड्यूसर को दे देता है ताकि वो सूर तक पहुंचा दे। प्रोड्यूसर भी समझ जाता है कि सागर सूर का कितना बड़ा फैन है। सागर वापस मेले में आता है और महालक्ष्मी के साथ घूमने लगता है। दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। बाद में महालक्ष्मी बताती है कि वॉकमैन में उसे ईश्वर और सागर की बातें सुनाई दी थी, जिसमें सागर बोल रहा था कि वो महालक्ष्मी से प्यार करता है। जब सागर वॉकमैन ठीक कर रहा था तब गलती से उसकी आवाज रिकॉर्ड हो गई थी। अब महालक्ष्मी भी कन्फेस करती है कि वो भी सागर से प्यार करने लगी हैं। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। एक
एक दिन महालक्ष्मी सागर को प्रोजेक्टर के पास बुलाती है और कहती है कि यहाँ से मूवी और अच्छा दिखता है। दोनों वहीं से फिल्म देखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को किस कर देते हैं। लेकिन प्रोजेक्टर के सामने आने की वजह से उनकी किस पर्दे पर सबको दिख जाती है। ये देखकर पुरुषोत्तम बहुत गुस्से में आ जाता है और सागर को बहुत मारता है। उसे लगता है कि सागर ने सिर्फ पैसों के लिए महालक्ष्मी को फंसाया होगा, वरना सागर और उसके गांव की इनके सामने क्या औकात। सागर पुरुषोत्तम को समझाने की कोशिश करता है कि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन गांव की बेइज्जती होने के बाद सागर गुस्से में पुरुषोत्तम को चैलेंज कर देता है कि वो अपने उसी गांव में अपना थिएटर बनाएगा और तभी महालक्ष्मी का हाथ मांगने आएगा। अगर सागर सूर की 100वीं फिल्म रिलीज होने से पहले अपना थिएटर नहीं बना पाया तो वो हमेशा के लिए महालक्ष्मी को भूल जाएगा। पुरुषोत्तम ये चैलेंज मान लेता है, लेकिन अब सागर का दोस्त ईश्वर इस चैलेंज में उसका साथ देने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ये सब इम्पॉसिबल लगता है। ईश्वर अब आगे से सागर का पार्टनर नहीं बनना चाहता और बाद में रिपोर्टर बन जाता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। सूर ईश्वर की स्टोरी सुनने के बाद उसी थिएटर में सागर से मिलने जाता है। शायद वो वहां मिल जाए, लेकिन आज उस थिएटर के बाहर महालक्ष्मी की शादी का बैनर लगा हुआ होता है। महालक्ष्मी की शादी होने वाली है तो सूर उससे मिलने अंदर जाता है। महालक्ष्मी सुपरस्टार सूर को देखकर शॉक्ड भी होती है और थोड़ा गुस्सा भी। सूर उससे सागर के बारे में पूछता है। महालक्ष्मी कहती है कि सागर ने उसे धोखा दिया है और वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। फिर वो उनका पास्ट बताना शुरू करती है। सागर ने पुरुषोत्तम को चैलेंज देने के बाद थिएटर बनाने का एक एस्टिमेट निकाला। उसके हिसाब से थिएटर बनाने में करीब 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे। अब सागर 2.5 करोड़ का इंतजाम करने के लिए लोन लेने जाता है, लेकिन उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जो वो गिरवी रख सके, इसलिए उसे कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती। तब महालक्ष्मी अपनी ज्वेलरी सागर को देकर उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन सागर थिएटर अपने दम पर बनाना चाहता है, ना कि महालक्ष्मी की मदद से। फिर सागर को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने 42,000 रुपीज सेव कर रखे हैं। सागर उन्हीं पैसों से अपना मिनी थिएटर खोलता है। उसे पता था कि सूर के फैन उसकी मूवीज देखने जरूर आएंगे, चाहे वो पुरानी फिल्में ही क्यों ना हो। सागर एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिलकर पुरानी फिल्मों की रील भी अरेंज कर लेता है। सागर का मिनी थिएटर चलने लगता है और उसे अच्छी कमाई होने लगती है। उसके पेरेंट्स भी उसे ये सब करते देख खुश होते हैं। कुछ टाइम बाद महालक्ष्मी सागर का मिनी थिएटर देखने आती है। दोनों काफी समय बाद मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही पुरुषोत्तम को पता चलता है कि महालक्ष्मी सागर से मिलने गई थी, वो उसे बहुत डांटता है और उसका घर से बाहर निकलना बंद कर देता है। उधर सागर को पता चलता है कि सूर की 100वीं फिल्म 10 महीने बाद रिलीज होगी। सागर का मिनी थिएटर तो चल रहा है, लेकिन 10 महीने में वो बड़ा थिएटर तैयार नहीं कर पाएगा। उसे अब कुछ और जुगाड़ सोचना पड़ेगा। तभी महालक्ष्मी का भाई मुरारी अपने आदमियों के साथ आकर मिनी थिएटर में आग लगा देता है ताकि सागर को बड़ा नुकसान हो। सागर गुस्से में मुरारी के सारे आदमियों की पिटाई कर देता है, लेकिन मुरारी को छोड़ देता है क्योंकि वो महालक्ष्मी का भाई है। फिर सागर कोई और काम सोच ही रहा होता है कि उसे नदी से रेत निकालने का आइडिया आता है। सागर रेत खरीदने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर से बात करता है और उससे वादा करता है कि वो उसे मार्केट से सस्ती रेट पर रेत देगा ताकि कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ सागर से ही रेत ले। लेकिन इस काम के लिए उसे अपने गांव वालों का साथ चाहिए। अकेला वो ये सब नहीं कर सकता। गांव वाले शुरू में मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने ये नया काम शुरू किया तो जहां अभी मजदूरी करते हैं वहां उन्हें फिर कभी जॉब नहीं मिलेगी। तब सागर के पापा सब गांव वालों को समझाते हैं कि अगर वो रिस्क नहीं लेंगे तो उनकी लाइफ में कभी चेंज नहीं आएगा। दूसरों के लिए हमेशा मजदूरी करके भी गांव वालों का कुछ खास भला नहीं हो रहा, ना आगे उनकी लाइफ बेहतर होगी। ये सुनकर गांव वाले सागर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और सागर रेत बेचकर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने लगता है। थोड़े ही टाइम में सागर ने थिएटर का मैप पास करवा लिया और अपने गाँव में बिजली भी ले आया। अब उनके गांव के बच्चों के गले में घंटी बांधने की जरूरत नहीं थी। सब बहुत खुश थे। कुछ समय बाद सागर का बड़ा थिएटर भी बनकर रेडी हो जाता है। लेकिन सागर सूर की जिस नई मूवी को अपने थिएटर में सबसे पहले चलाने वाला था, उसकी रील पुरुषोत्तम ने जानबूझकर खरीद ली ताकि सागर वो फिल्म अपने थिएटर में चला ही न सके। पुरुषोत्तम समझ चुका था कि वो चैलेंज हार गया है, इसलिए उसने ये चाल चली। उधर सागर उस प्रोड्यूसर के पास जाता है जिसे उसने पहले सूर के लिए केले दिए थे कि शायद वो उसे नई मूवी की रील दिलवा दे। लेकिन सूर की नई फिल्म की सारी रील्स बिक चुकी हैं, तो यहाँ से भी सागर को कोई हेल्प नहीं मिलती। लेकिन वही प्रोड्यूसर सागर को नायक के पास ले जाता है, शायद उसके पास मूवी की रील हो। अब कहानी फिर उस स्टार्टिंग वाले सीन पर आ जाती है जब सूर ने नायक से 3 करोड़ की हेल्प मांगी थी और नायक ने बदले में सूर को अपनी फिल्म में फादर रोल करने को बोला था।
नायक उस वक्त सूर की हालत का मजाक उड़ा रहा था और बोल रहा था कि सूर का टाइम निकल चुका है, अब वो बेकार हो चुका है। ये सब सुनकर सागर नायक से लड़ पड़ता है और अपने सुपरस्टार की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत बुरा महसूस करता है। सागर अकेले में जाकर बहुत रोता है और फिर सूर की हेल्प करने के लिए अपना थिएटर पुरुषोत्तम को बेच देता है। पुरुषोत्तम के लिए इस थिएटर से प्रॉफिट ही प्रॉफिट है और साथ ही सागर चैलेंज भी हार जाएगा तो फिर कभी महालक्ष्मी के पीछे भी नहीं आएगा। इसलिए पुरुषोत्तम 3 करोड़ रुपए के साथ महालक्ष्मी को सागर के पास भेज देता है। सागर महालक्ष्मी को पूरी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद महालक्ष्मी अंदर से टूट जाती है क्योंकि सागर ने सूर का नाम बचाने के लिए उसका साथ छोड़ दिया था। गुस्से और दुख में महालक्ष्मी सागर को थप्पड़ मारती है और फिर कहीं और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब प्रेजेंट में सूर ये सारी बातें जानने के बाद महालक्ष्मी को शांत करने की कोशिश करता है। सूर कहता है कि सागर ने बचपन से लेकर आज तक या तो मेरे लिए कुछ किया है या तेरे लिए, वो हम दोनों से बहुत प्यार करता है। महालक्ष्मी को सागर से गुस्सा होने का हक है, लेकिन वो गुस्से में किसी और से शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद ना करे। इसी बीच वहां पुरुषोत्तम आ जाता है और सूर जैसे सुपरस्टार को अपने सामने देखकर शॉक्ड रह जाता है। वो सोचने लगता है कि सागर की पहचान तो बहुत बड़े बड़े लोगों से है। फिर सूर सागर से मिलने उसके गांव की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उस वक्त जोरदार बारिश और तूफान चल रहा होता है। पूरा गांव पानी में डूब चुका होता है। सागर ने सारे गांव वालों को अपने बनाए हुए थिएटर में इकट्ठा किया हुआ है ताकि वो सेफ रहें। सूर उसी तूफान में बोट से नदी पार करके सागर से मिलने पहुंचता है और गांव वाले सूर को अपने बीच देखकर हैरान रह जाते हैं। सूर की नज़रों में अब सागर की इमेज और भी बड़ी हो चुकी है। सागर सूर को उसी गाने के बारे में बताता है जिससे उसे आज तक मोटिवेशन मिलती है। फिर सूर सागर के गले में पड़े अजीब से लॉकेट के बारे में पूछता है। सागर बताता है कि उसने ये लॉकेट सूर के टूटे हुए अवार्ड के एक पीस से बनाया था जो उसे रोड पर मिला था। अब सूर समझ जाता है कि वो किंग तालुका सागर जैसे फैंस की वजह से है। वो सागर से वो लॉकेट भी मांग लेता है। नेक्स्ट डे महालक्ष्मी अपनी शादी तोड़कर सागर से मिलने आ जाती है और दोनों के बीच फिर सब ठीक हो जाता है। सूर भी घर वापस जाकर सागर के 3 करोड़ रुपए लौटा देता है और अपना घर और गाड़ी बेचकर अपनी 100वीं फिल्म को पूरा करता है। सूर की असली रेप्यूटेशन उसके घर या गाड़ी से नहीं बल्कि सागर जैसे फैंस से है। सूर की यह 100वीं फिल्म सुपर हिट हो जाती है और सागर का थिएटर भी अच्छे से चलने लगता है। इसी के साथ मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।